वेलकम टू अपेक्स क्लासेस टू ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ युवराज मकवाना, योर साइंस एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं जो 10th क्लास का 7th चैप्टर उसका पार्ट 3 की बात करेंगे। हमने बात की थी पहले परमाणुओं के बारे में, क्या होता है परमाणु, महर्षि कणाद ने बात की थी। ऐसे कैसे फकुदा काव्यायाम आए थे, भारत के कुछ दार्शनिक आए थे, उन्होंने परमाणुओं के बारे में बताया था। बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ परमाणु सिद्धांत दिए थे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया था, उसके बारे में भी हमने बात की थी। डाल्टन ने क्या क्या दिया था और कैसे बताया था परमाणु सिद्धांत के बारे में, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर उन्होंने संयोजन के हिसाब से कैसे परमाणु सिद्धांत दिया, उन सब की चर्चा की थी। उसके बाद में कुछ परमाणु प्रतिरूपों के बारे में, मॉडल्स के बारे में बात हुई, परमाणु मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले बात की थी हमने थॉमसन के मॉडल की। जे थॉमसन ने 1898 में एक मॉडल दिया था, उसके बारे में चर्चा की थी। थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल आया था और उन्होंने स्वर्णपति प्रयोग के आधार पर उन्होंने मॉडल दिया। सभी दोस्तों को नमस्कार। जो साथी ऑनलाइन नहीं आए उनको आप वीडियो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो इस वीडियो में इन्वॉल्व हो सके और इस क्लास का वो मजा उठा सके, लुत्फ उठा सके। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स देखकर मुझे खुशी होती है। आप लगातार ऐसे कमेंट करते रहिए ताकि हम बड़े जोश के साथ आपको पढ़ा सके। टाइम पे सिलेबस होगा आपका निश्चित तौर पर। तो दोस्तों आज हमने बात करने वाले थॉमसन के बाद में कौन आया था, रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बाद में कौन आया था, नील्स बोर आया था। और नील्स बोर आने के बाद में काफी कुछ हदें तक हमने परमाणु सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में वैज्ञानिकों ने क्या किया, उस सदी के बाद लगभग हम उसके बाद में क्या हुआ, तत्वों के बारे में बात करने लगे कि तत्व बहुत सारे हैं, उनको कैसे क्या मैनेजमेंट किया जाए, उनको कैसे वर्गीकृत किया जाए। तो आज हम बात करने वाले, बिल्कुल सबको नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं वो किसको, जो आवर्त वर्गीकरण के बारे में। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो आपके सामने है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में अपन बात करेंगे। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो इन तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में बात करने वाले पार्ट 3 इस वीडियो में अपन। तो नेक्स्ट जो अपन है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तत्व बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो वो ऐसे तत्व होते हैं, कौन से ईयर तक कितने तत्व थे, वर्तमान में कितने तत्व, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अपन यूं कहें कि सन 1800 तक कितने तत्व थे। तो आप सबको पता है कुछ तो कि सन 1800 तक, कमेंट करके बीच बीच में आप बताते जा रहिए हमें कि कुल कितने तत्व ज्ञात है आज तक। सन 1800 तक कुल 31 तत्व ज्ञात थे। 31 तत्व ज्ञात थे। कुछ एलिमेंट, कितने एलिमेंट ज्ञात थे, सन 1800 तक 31 तत्व ज्ञात थे। और सन 1865 तक, 65 तक कुल कितने, 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, इतने तत्व पता थे। लेकिन अपन वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितने तत्व है, तो वर्तमान में अपन बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में आज तक कितने, 118 तत्व ज्ञात है। कुछ किताबों में 114 लिखा, वो बिल्कुल गलत है। 118 तत्व ज्ञात थे। उनमें भी ये कितने, 2 प्रकार के होते हैं। कुछ तत्व प्राकृतिक तत्व होते हैं, प्राकृतिक तत्व जो नेचर से प्राप्त हुए हैं, प्राकृतिक तत्व, और कुछ बनाए गए हैं, उनको कहते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल एलिमेंट तत्व। तो जो प्राकृतिक तत्वों की संख्या है वो है कितनी, 98, और कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है, 20। ये बिल्कुल बता रहे हैं आपको। तो वर्तमान में संख्या कितनी ज्ञात है, 118 तत्वों की ज्ञात है। तो वैज्ञानिक जब ये ऐसे तत्व ज्ञात थे उसी समय से चकित रहने लगे, अब क्या करें, क्योंकि उस समय इतने सारे तत्व ज्ञात हो चुके थे। तो उन तत्वों का एक साथ में स्टडी करना, उनके भौतिक गुणों की, रासायनिक गुणों की, और उनके संयोजन से जो यौगिक बनते थे उनका गुणधर्मों की अपन स्टडी करना, अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए क्या हो गया, थोड़ा कठिन हो गया। तो वैज्ञानिकों ने इनको एक निश्चित क्रम में बांटने का प्रयास किया। तो अपन ये देख सकते हैं जब किसी स्कूल के मैदान में बहुत सारे बच्चे एक साथ में खेल रहे होते हैं, तो उनको अपन क्लासिफाइड यानी व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो अपन वहां उनको सबको एक साथ में बुलाकर क्लास वाइज 7, 8, 9, 10 ऐसे क्लास वाइज कर देंगे। उसमें से भी 7, 8 गर्ल्स अलग होगी, बॉयज अलग होंगे, और एज के हिसाब से अपन देखेंगे कि उनकी हाइट के हिसाब से, छोटा आगे फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस प्रकार से अपन हाइट के अनुसार उनको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। वैसे इन तत्वों के भी कुछ गुणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया। बिल्कुल सबको नमस्कार। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और गहन स्टडी करते रहें। अपन बात कर रहे हैं तत्वों की। तो ऐसे खूब सारे तत्व हो गए
तो उनके गुणों को अध्ययन करना क्या हो गया, वैज्ञानिकों के लिए कठिन हो गया। तो इन्होंने सभी तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उनमें कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे, उन्होंने प्रयास कैसे किया वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉबराइनर की। डॉबराइनर का आवर्त वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनमें से आता है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। डॉबराइनर के आवर्त वर्गीकरण को समझिए। इनमें से कैसे क्वेश्चन आने वाले उसके बारे में भी बात करेंगे। डॉबराइनर का आवर्त वर्गीकरण क्या था, तो अपन कहेंगे कि सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया, डॉबराइनर ने किया। तो अपन बात करेंगे सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास डॉबराइनर ने किया था। डॉबराइनर ने कब किया था भाई, 1829 में किया था। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो 1 नंबर का यहीं से बन गया। क्वेश्चन ये बनेगा, तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया। तो तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था, डॉबराइनर ने किया था। तो इन्होंने कब किया था, 1829 में। इन्होंने क्या किया, इन तत्वों को क्या किया, 3 तत्वों के समूह बनाए। इन्होंने क्या किया, 3 तत्वों के समूह बनाए। तत्वों के क्या बनाए, समूह बनाए। 3 तत्वों के क्या बनाए, समूह बनाए, जिनके क्या थे, जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान थे। क्या थे, भौतिक व रासायनिक गुण समान थे। जिनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या थे, समान। ऐसे 3 तत्वों के क्या बना दिए, समूह बना दिए, जोड़े बना दिए, तथा उन्हें क्या नाम दिया, इन समूहों को त्रिक नाम दिया। क्या नाम दिया, त्रिक नाम दिया, ट्रेड नाम दिया, त्रिक नाम दिया। और अपन इनको क्या मानते हैं, इनको अपन डॉबराइनर के त्रिक कहते हैं। डॉबराइनर के त्रिक कहते हैं। तो वर्तमान में इनको अपन किस नाम से बताते हैं, तो डॉबराइनर के त्रिक कहते हैं। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल आप ध्यान रखें। क्वेश्चन ये भी बनता है, डॉबराइनर ने तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया, तो भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत करने का प्रयास किया। और तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास ही किसने किया था, डॉबराइनर ने किया था। बहुत अच्छे से 2 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। और इन्होंने 3 तत्वों के जोड़े या समूह कैसे बनाए, तो ये मैं आपको बता देता हूं। 3 तत्वों के समूह इस प्रकार से, जैसे माना कि ये था, देखो इस प्रकार से, लिथियम, क्या है, लिथियम, और लिथियम के साथ में लिथियम, और ऐसे कैसे इन्होंने ले लिया सोडियम और एक ले लिया पोटेशियम। इनके इस प्रकार से ये एक समूह बनाया। कितना समूह बनाया, 3 तत्वों का एक समूह बनाया। इसको कहते हैं त्रिक। क्या कहते हैं, इस पूरे को, एक समूह को क्या कहते हैं, त्रिक। और इनमें इन्होंने देखा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ऐसे 3 तत्वों के क्या बनाए, जोड़े बनाए या समूह बनाए, और इनको क्या कहते हैं, त्रिक। ऐसे ऐसे टोटल कितने त्रिक दिए, 3 त्रिक ही दे पाए ये। तो 3 त्रिकों के बारे में अपन बता देते हैं, कौन कौन से त्रिक दिए थे। देखो, ये है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और क्या है, बेरियम। और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, तो इन तत्वों के बारे में इन्होंने बिल्कुल बताया। तो इनके बारे में इन्होंने स्टडी की, और इस एक समूह को उनको क्या कहते हैं, जैसे ये 3 समूह के जोड़े बनाए, एक ये दूसरा जोड़ा था, और ये इस प्रकार से कौन सा था, तीसरा था। तो 3 जोड़े बनाए, 3 समूह बनाए, इनको क्या कहते हैं अपन, इनको अपन त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, त्रिक। डॉबराइनर के त्रिक। टोटल कितने त्रिक दिए, तो अपन कह सकते हैं टोटल कितने त्रिक दिए, 3 त्रिक दिए इन्होंने। कितने दिए, 3 त्रिक ही दे पाए ये वैज्ञानिक। और इन्होंने कुछ बातें इनमें से बताई, क्या बताई उसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो देखो, इन्होंने और क्या बताया इसके बारे में। इन्होंने ये बताया कि जो ये 2 तत्व होते हैं, इन 2 तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं पहले, और जो बीच का मध्य वाला जो तत्व होता है उसके जो गुणधर्म होते हैं वो पहले के क्या होते हैं, समान होते हैं। किसके समान होते हैं, पहले के क्या होते हैं, समान होते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल बताया था। तो ये देख लें इसको बिल्कुल आप, कि पहले के तत्व के जो गुण होते हैं वो तीसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। पहला कौन सा है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन्होंने बताया
कि जो पहला और तीसरा होता है, पहला व तीसरा, तो जो पहला व तीसरा होता है इन दोनों के जो गुणधर्म होते हैं वो मध्य के क्या होते हैं, समान होते हैं, इनका औसत इनके क्या होता है, समान होता है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, देखो इन्होंने एक चीज तो ये बताई कि टोटल जो त्रिक दिए कितने दिए थे, 3, इन्होंने कुल 3 त्रिक दिए, कितने दिए, कुल 3 त्रिक दिए, 3 त्रिक दिए, ठीक है। नेक्स्ट एक बात और थी कि इन्होंने ये भी बताया, क्या बताया, कि जो मध्यवर्ती जो तत्व है इनके जो परमाणु भार है जो पहले व दूसरा यानी बाकी वाले दोनों के क्या होते हैं, औसत के बराबर होते हैं। औसत कैसे, देखो 7 और 39 दोनों को जोड़ा जाए तो कितने होते हैं, 46, 46 का अपन औसत निकाल दें तो कितना आएगा, 23। तो ये देखो 23, मैं आपको बता देता हूँ, एक है 7 और एक कितने हैं 39, दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 46, 46 का 2 का अपन भाग देंगे, औसत आएगा तो कितना आएगा भाई, 23 आएगा। तो ये देखो पहले व तीसरे यानी मध्यवर्ती जो तत्व है इनका जो परमाणु भार होगा शेष दोनों के औसत के बराबर होता है, तो लगभग औसत के बराबर होता है। इनमें भी अपन देखेंगे तो इन दोनों के औसत के बराबर ये होगा, और इनमें भी अपन देखेंगे तो इनके भी क्या होगा, औसत के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि इनके दोनों के औसत के क्या होता है, बराबर ही होता है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे कि इनके दोनों के औसत के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इनके दोनों के औसत भार के क्या होता है, बराबर ही, ये ऐसा देखा जाता है कि इनके दोनों के औसत भार के बराबर होता है। नेक्स्ट जो बात करने वाले इसमें देखें आप, और क्या होगा इसमें, तो नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं इसमें तो वो देखें और क्या क्या है इसमें। तो अपन ये कहेंगे कि इनका औसत भार के क्या होगा, ये बराबर होगा। पहली बात तो ये कि कुल 3 त्रिक होंगे और जो बीच वाला मध्यवर्ती जो तत्व है इनका जो परमाणु भार होगा शेष दोनों के क्या होगा, औसत होगा, ठीक है, लगभग औसत के बराबर होगा। तो ये भी बिल्कुल अपने बात कर लेते हैं और इनके बारे में लिखना भी है आपको कि मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार व गुणधर्म, गुण भी ऐसे ही होंगे, व गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के औसत के लगभग बराबर होता है। औसत के लगभग क्या होता है, लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। तो ये ध्यान रखें, बीच वाला जो भी तत्व है इनका जो परमाणु भार होगा शेष दोनों तत्वों के औसत के क्या होगा, बराबर। जैसे ये 7 और 39 46 हो गए तो इन दोनों का अपन औसत निकाले तो कितना आएगा, 23 आएगा, लगभग औसत के बराबर। एक्यूरेट जरूरी नहीं कि एक्यूरेट आए, लेकिन लगभग औसत के क्या होगा, बराबर होगा। फिर देखो इस नियम की क्या रही, कुछ कमियां रही, क्या रही, कुछ लिमिटेशन डिलिमिटेशन रही। तो इनकी कुछ कमियां विशेष तौर से ये इसकी कमी रही, ये कुल 3 त्रिक ही दे पाए, 3 त्रिक ही दे पाए। इन्होंने बाकी वाले तत्वों के बारे में कुछ नहीं बताया, केवल 3 त्रिक ही बता पाए। एक त्रिक ये है, दूसरा त्रिक ये है और तीसरा त्रिक ये है। तो 3 त्रिक के बारे में इन्होंने बता पाए, बाकी वाले के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए, इसलिए ये नियम क्या रहा, असफल रहा। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये असफल नहीं सफल है कि क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डोबेराइनर के त्रिक से आप क्या समझते हैं, या डोबेराइनर के त्रिक को आप समझिए, तो बिल्कुल आपको लिखना है डोबेराइनर ने क्या किया, किस आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर 3 तत्वों के क्या बनाए, जोड़े बनाए, जिन्हें डोबेराइनर का त्रिक कहते हैं। ये बिल्कुल आपको त्रिक तीनों ही लिखना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और फिर कैल्शियम, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 तत्वों के क्या बनाए इन्होंने, जोड़े, जिनको अपन क्या कहते हैं, त्रिक कहते हैं। और ये नियम असफल क्यों रहा, क्योंकि इन्होंने कुल 3 त्रिक ही दिए। डोबेराइनर सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। और नेक्स्ट अपन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेना आने वाले हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट इसके बाद में डोबेराइनर के जो बाद में आया था, डोबेराइनर के बाद में आए थे न्यूलैंड। कौन आए थे, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड ये अंग्रेज रसायनज्ञ थे, अंग्रेज रसायनज्ञ। तो अपन बात करेंगे अंग्रेज रसायनज्ञ
अंग्रेज रसायनज्ञ कौन? अलेक्जेंडर न्यूलैंड। अलेक्जेंडर न्यूलैंड कब आए थे? ये लगभग 1865 के आसपास ये आ गए थे। और उस समय ज्ञात तत्व कितने थे? उस समय ज्ञात तत्व लगभग कितने थे? 63 तत्व ज्ञात थे। 63 तत्व ज्ञात थे उस समय ये वैज्ञानिक आए अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने भी तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। वो किस आधार पे किया? तत्वों को उनके किस आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत किया। तो ये देखो आप बिल्कुल डिफरेंट क्या याद रखना है। डॉबराइनर ने तो किया था किसके आधार पर? भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किया। इन्होंने क्लासिफाइड किस आधार पर किया? तो परमाणु भार के आधार पर तत्वों को क्या किया? इन्होंने वर्गीकृत किया। तथा उन्होंने क्या बताया? तथा उन्होंने बताया कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण, प्रत्येक आठवें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं। पहले के क्या होते हैं? पहले के समान होते हैं। जैसे कि संगीत के स्वर। तो इन्होंने ये ध्यान रखें तत्वों के गुणों की तुलना किससे की? संगीत के स्वर से की। संगीत के स्वर कौन कौन से होते हैं? कमेंट करके बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सबको आते हैं, आप संगीत बहुत सुनना पसंद करते हैं। संगीत के स्वरों को आप बताइए कौन कौन से संगीत के स्वर होते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार संगीत में पहले से लगाकर 8वां स्वर होता है, तो 8वां स्वर और पहला स्वर समान होता है। नहीं, पहले के गुण 8वें के क्या होते हैं? समान होते हैं। इन्होंने भी अपनी आवर्त सारणी बनाई। तो उस सारणी में इन्होंने बताया कि जो पहला तत्व है, ऐसे कैसे जो 8वां तत्व आएगा तो पहले और 8वें तत्व के गुण क्या होंगे? समान होंगे। ये इन्होंने बिल्कुल बताया था। तो अपन बात करते हैं संगीत के स्वर की। तो वो कौन कौन से होते हैं भाई? सा, फिर कौन से? रे, घा, मा। बिल्कुल। और आप बताएं कौन कौन से होते हैं? कमेंट करके बताएं। काफी जन सही बताएंगे, मुझे पता है, उम्मीद करता हूं। तो सारे गा मा प ध नी, और कौन सा होता है लास्ट? बताएं जल्दी से। सा। तो मुझे पता है कि देखो ये 8वां है और ये कौन सा है? पहला। सा रे घ म प ध नि सा। तो ये सारे के सारे स्वर है, संगीत के स्वर। पहला और 8वां क्या है? समान। इन्होंने तत्वों की तुलना संगीत के स्वर से की। बोले कि जिस प्रकार से संगीत के स्वर में पहला स्वर और 8वां स्वर, प्रत्येक 8वां स्वर समान होता है, उसी प्रकार प्रत्येक पहला व 8वें तत्व के गुण क्या होंगे? समान होंगे। और इन्होंने इनके आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करके समझाने का प्रयास किया, जो अपन सारणी में बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे कि सारणी में किस प्रकार से इन्होंने वर्गीकृत किया। सारणी आपके सामने है। तो इस प्रकार से इन्होंने किस प्रकार से, देखो, तो इन्होंने इस प्रकार से सारणी के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ये जो एक सारणी है, इस सारणी में उन्होंने किस प्रकार से तत्वों को वर्गीकृत किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया इस सारणी में, जो ये सारणी है, इन तत्वों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया कि इसमें हाइड्रोजन हीलियम को कुछ नहीं बताया गया है। और उसके बाद में इन्होंने ये देखा अक्रिय गैसें होती, उत्कृष्ट गैसें, उनके बारे में भी कुछ नहीं बताया। और ये नियम कहाँ तक लागू किया गया? ये नियम है वो कैल्शियम तक ही लागू किया गया। ये नियम कहाँ तक लागू किया गया? कैल्शियम तक ही लागू हुआ। उसके बाद में ये नियम क्या रहा? असफल रहा। ये इनकी कमियां भी है। तो अपन बात करते हैं तत्वों की। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन हीलियम नहीं है। उसके बाद में इन्होंने शुरू किया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर फ्लोरीन नहीं लिखा गया है आगे। फ्लोरीन के बाद में क्या नहीं लिखा गया? नियॉन। नियॉन क्या है? एक प्रकार की अक्रिय गैस होती है ये नियॉन, ठीक है, ये इन्होंने नहीं लिखा। उसके बाद में क्या लिखा? वापस 10 के बाद 11 नंबर पे लिखा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और फिर क्या नहीं लिखा? वापस आर्गन नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? आर्गन नहीं लिखा। और उसके बाद में पोटेशियम और कैल्शियम लिखा है। तो कहने का मतलब ये नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन, ये सब क्या होती है? अक्रिय गैसें होती है। क्या होती है? ये अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसों के बारे में कुछ नहीं बता पाए। और उन्होंने बताया कि जैसे ये लिथियम होता है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां तत्व वापस कौन है? सोडियम।
तो इन्होंने कहा प्रत्येक 8वां तत्व और पहला तत्व के गुण क्या होते हैं, समान, इसलिए लिथियम के नीचे क्या लिखा, सोडियम। और इसी प्रकार डोबराइनर में भी बताया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बारे में, यानी इन्होंने कुछ हद तक सही तो बताई, लेकिन 30 जो ये कैल्शियम तक ये नियम लागू हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, ये नियम असफल रहा। और यहाँ पे जो उत्कृष्ट गैसें हैं, अक्रिय गैसें कहते हैं, तो उनके बारे में भी कुछ नहीं बता पाया। ये अक्रिय गैसें क्या होती है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। अक्रिय गैसें होती है कौन कौन सी, देखो एक तो होती है कौन सी, हीलियम, ये कौन सी होती है, नियॉन, ये कौन सी होती है, आर्गन, ये कौन सी होती है, क्रिप्टॉन, और एक कौन सी होती है, रेडॉन, और एक और बच गई थी, उसका नाम है जिनॉन। ये सभी की सभी क्या है, अक्रिय गैसें होती है, ध्यान रखें। अक्रिय गैसें किताब के अंतिम में फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं या उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो पूर्ण भरा होता है। अपन आगे बात करेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन विन्यास पूर्ण भरा होने के कारण ना तो ये इलेक्ट्रॉन देती है या ना ग्रहण करती है, अर्थात ये किसी भी तत्वों से क्रिया नहीं करती, इसलिए तत्वों से क्रिया नहीं करती, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अक्रिय, अक्रिय गैसें कहते हैं, क्रिया नहीं करती है। क्रिया क्यों नहीं करती है, क्योंकि इनका बाह्यतम जो कोश होता है वो पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है ना देती है, किसी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए इनको अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। लास्ट में पढ़ेंगे। अपन सारणी की बात कर रहे थे, और अपन कर रहे थे किसके बारे में बात कर रहे हैं, अलेक्जेंडर न्यूलैंड की आवर्त सारणी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड, यानी न्यूलैंड का जो ये अष्टक नियम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑक्टेव लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आएगा, न्यूलैंड के अष्टक नियम से आप क्या समझते हैं, समझिए। तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड जो अष्टक नियम दिया था इन्होंने, और अष्टक नियम में ये बताया था प्रत्येक पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण के क्या होते हैं, समान होते हैं, जैसे कि संगीत में स्वर होते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल बात बताई थी, और हमने ये देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण क्या होते हैं, समान। और इन नियम की भी क्या रही, कुछ कमियां रही। क्या कमियां रही उसके बारे में बात करें तो जो पहली कमी रही वो क्या रही, यह नियम कहां तक, यह नियम कैल्शियम तक ही लागू हुआ, ये नियम कैल्शियम तक ही लागू हुआ, ठीक है, कैल्शियम तक ही लागू हुआ, ठीक है। और इन्होंने हाइड्रोजन हीलियम के बारे में कोई भी स्थान नहीं दिया, हाइड्रोजन के लिए कोई स्थान नहीं दिया, कोई स्थान नहीं दिया, ठीक है। तो ये इनकी क्या रही, कमियां रही, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए कोई स्थान नहीं दिया, अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया, और साथ में ये नियम सबसे कहां तक, कैल्शियम तक ही लागू हुआ, आगे ये नियम लागू नहीं हुआ। तो ये था कौन सा नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो आपको पढ़ना है। अलेक्जेंडर न्यूलैंड जो अंग्रेज रसायनज्ञ थे, दोनों में डिफरेंट करें तो डोबेराइनर ने क्या किया, तत्वों को सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का प्रयास किया। किस आधार पर किया, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर। लेकिन न्यूलैंड ने किसके आधार पर किया, तो हम कहेंगे कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, अपने तत्वों के ये बताया कि प्रत्येक पहले तत्व के गुण 8वें तत्व के क्या होते हैं, समान होते हैं, और इनकी तुलना उन्होंने संगीत के स्वर से की थी। दो वैज्ञानिकों के बारे में हमने पढ़ा। फिर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और है, जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखो, मेंडलीव के बारे में बात करते हैं। मेंडलीव एक ऐसा व्यक्ति था, इन्होंने सर्वप्रथम व्यवस्थित आवर्त सारणी बनाने का श्रेय इसको दिया जाता है। व्यवस्थित आवर्त सारणी बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको दिया जाता है, तो अपन कहेंगे दमयंती मेंडलीव को दिया जाता है। तो इनका पूरा नाम है दमयंती मेंडलीव। दमयंती मेंडलीव ये भी लगभग कब आए थे, 1865 में ही आए थे, जब 63 तत्व ज्ञात थे, उस समय ये वैज्ञानिक आए थे और इन्होंने आवर्त सारणी दी थी। तो अपन कहेंगे व्यवस्थित सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय ऐसे लिख देते हैं, सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय, सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है। ये फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था, तो वो किसने किया था भाई, डोबराइनर ने। लेकिन सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है,
तो वो दिया जाता है किसको, दमयंती मेंडलिप को दिया जाता है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय दिया जाता है दमयंती मेंडलिप को। इन्होंने तत्वों को किस आधार पर बांटा, तो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो इन्होंने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत कर देखा कि कुछ अंतराल के बाद कुछ तत्वों के गुण क्या होते हैं, कि कुछ तत्वों के गुण समान प्रकट होते हैं। यानी इनके जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ अंतराल के बाद में देखा कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, समान प्रकट होते हैं। तो गुणधर्म क्या होते हैं, समान प्रकट होते हैं। कुछ अंतराल के बाद तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, समान प्रकट होते। ये इन्होंने देखा, इसलिए उन्होंने एक नियम दिया। इन्होंने जो नियम दिया वो नियम कौन सा था, इसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने जो नियम दिया, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, आवर्ती फलन होते हैं। ये इन्होंने बताया कि जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। जैसे जैसे कि परमाणु भार बढ़ेगा उन तत्वों के गुणधर्म ही वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे समान मात्रा में। तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। इस नियम के आधार पर इन्होंने इन तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। किसने किया था, दमयंती मेंडलिप ने ऐसा प्रयास किया था। बिल्कुल समझ लें, 1865 में आए थे और आवर्त सारणी बनाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर अध्ययन करके देखा कि कुछ तत्वों के क्या हो रहे हैं, गुणधर्म समान प्रकट हो रहे हैं। तो इन्होंने एक नियम दिया। कौन सा नियम दिया, तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ये इनको बिल्कुल इन्होंने बताया। तो नेक्स्ट जो बात बताता है, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी इस प्रकार की दी थी। अब इनकी आवर्त सारणी में आपको क्या क्या लिखना है, इस आवर्त सारणी को देखकर। इनकी आवर्त सारणी में कुछ ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। ऊर्ध्वाधर का मतलब है कि ऐसे, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। और कुछ क्या थे, इस प्रकार की लाइनें थी, उनको कहते हैं क्षैतिज स्तंभ थे। तो क्षैतिज पंक्तियां थी। तो इनके देखो, ये तो है क्षैतिज पंक्तियां, ये इस प्रकार से जो लाइन जा रही है ये है क्षैतिज पंक्तियां। कौन सी है, ये क्षैतिज पंक्तियां हैं। और अपन इस प्रकार से बात करें, ये जो खड़ी लाइनें दिखाई दे रही है आपको इस प्रकार से, इन लाइनों को कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ये इस प्रकार की ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। और जो इस प्रकार की लाइन है उनको कहते हैं क्षैतिज पंक्तियां। तो इनकी आवर्त सारणी में कुछ ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे तथा कुछ क्षैतिज पंक्तियां थी। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे कुल 8 थे। कितने थे, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। उनको प्रत्येक को ए व बी में इन्होंने बांटा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या थे, ग्रुप थे। इनको ग्रुप को अपन कहते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ। और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को अपन कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। वर्ग के अलावा इनको समूह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समूह। तो इनकी आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने थे भाई, टोटल 7 थे। कितने थे, 7। तो ये 8 थे टोटल। 8 कितने थे, 8 वर्ग। 8 वर्ग या समूह थे। और पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां कितनी थी, तो क्षैतिज पंक्तियां टोटल कितनी थी, 6 थी। जिनको अपन क्षैतिज पंक्तियों को, जो ये क्षैतिज पंक्तियां हैं इनको पीरियड्स कहते हैं, पीरियड्स। ठीक है, इनको हिंदी में कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं, आवर्त। टोटल आवर्त कितने थे, 6 आवर्त। एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मेंडलिप की आवर्त सारणी में
कुल कितने वर्ग व आवर्त थे? तो अपन मान चुके हैं कि बिल्कुल 8 तो वर्ग थे और 6 क्या थी? 36 पंक्तियां, जिनको अपन क्या कहते हैं? आवर्त। तो 6 आवर्त थे और 8 क्या थे? वर्ग थे। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और हमने ये देखा कि इनको 37 जो वर्ग थे, इनको सबको ए व बी में वर्गीकृत किया जा चुका है। यहाँ पे ए व बी में वर्गीकृत थे, जबकि आवर्त होते हैं इनको भी बाद में इन्होंने क्या किया? वर्गीकृत किया, इनको भी इन्होंने बांटने का प्रयास किया। तो ये बिल्कुल आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल 8 वर्ग थे और 6 क्या थे? आवर्त थे। और जो ये वर्ग थे या समूह थे, इनको ए व बी में वर्गीकृत किया गया और आवर्तों को भी बाद में क्या किया? वर्गीकृत किया गया या बांटा गया। ठीक है। उसके बाद में इनकी आवर्त सारणी की कुछ कमियां भी रही, कुछ अच्छाइयां रही। कुछ अच्छाइयां क्या रही? जो इनकी उपलब्धियां कहे तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि ये थी, इनमें अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में जगह जगह क्या कर दिया? कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए। देखो यहाँ पे भी ये रिक्त स्थान छोड़ा। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ अपनी आवर्त सारणी में क्या कर दिया? रिक्त स्थान छोड़े, जो कुछ ही सालों में भर गए। और उन रिक्त स्थानों को नाम क्या दिया? ये एग्जाम में पूछा गया। दमयंती मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए, उनका क्या नाम था? तो उनके नाम थे एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। क्या क्या नाम था? एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। ये क्रमशः 3 ऐसे रिक्त स्थान यहाँ पे छोड़ दिए गए। और उसके बाद में इन्होंने देखा कि इन्होंने बाद में कुछ ही सालों में भर गए। जो अपन देखें कि वो कुछ सालों में नए तत्व आ गए। वो कौन से थे? जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम। जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम, उनकी जगह नए तत्व आ गए। इसका मतलब इन्होंने जो रिक्त स्थान छोड़ के अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही निकला। ये इनकी महान उपलब्धि थी। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, इनकी कमियां। तो इनकी कमियां ये रही। तो ये कमी देखो, इनकी बहुत बड़ी कमी तो यहाँ पे रही है। तो इन्होंने क्या किया? अपनी आवर्त सारणी को क्या किया? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। तो इन्होंने ये देखा कि आयोडीन का जो परमाणु भार होता है, 126.9 होता है। कितना होता है? 126.9। लेकिन जो टेलुरियम होता है उसका परमाणु भार होता है 127.6। तो देखो इनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से तो पहले आयोडीन आना चाहिए, उसके बाद में टेलुरियम आना चाहिए। लेकिन आवर्त सारणी में इन्होंने पहले टेलुरियम को रखा और आयोडीन को क्या किया? बाद में रखा। ये इनकी क्या रही? बहुत बड़ी कमी रही। उसके अलावा और भी कमियां रही कि जो समान गुण वाले तत्व थे उनको एक ही क्या कर दिया? अलग अलग ग्रुपों में जा रहे थे वो। तो और एक ही जो वर्ग था उसमें असमान गुणों के तत्व आ गए थे। इन्होंने हाइड्रोजन के लिए तो स्थान दिया, लेकिन बाकी वाली कुछ अक्रिय गैसों के बारे में नहीं बता पाए। ये अक्रिय गैसों को शून्य ग्रुप में अलग समूह बनाकर रखा इन्होंने। बाद में इन्होंने, क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो बाद में जब खोज हुई तो इनको शून्य ग्रुप यानी 0 ग्रुप बनाकर इन्होंने क्या रखा? इनको अलग रखा। और समस्थानिकों के बारे में भी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इनकी भी क्या रही? कमियां रही। तो नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, देखें क्या इस आवर्त सारणी के बारे में बात करें तो अपन लिखेंगे इनकी मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल ऊर्ध्वाधर सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ व क्षैतिज पंक्तियां थी। क्षैतिज पंक्तियां थी। ठीक है, क्षैतिज पंक्तियां थी। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे उनको क्या नाम दिया? ऊर्ध्वाधर स्तंभों को, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या नाम दिया था? वर्ग। क्या नाम दिया? वर्ग। और क्या कह सकते हैं? समूह। वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक है। और वो संख्या में टोटल कितने थे? 8। और 8 को प्रत्येक को किसने बांट दिया? ए व बी में वर्गीकृत किया। तो ये बिल्कुल एक लाइन में आपको बिल्कुल मैंने समझा दिया कि ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग या समूह कहते हैं। और ये कुल संख्या में कितने थे? 8 थे। और इनको प्रत्येक को ए व बी में वर्गीकृत किया। फिर देखो क्षैतिज पंक्तियां थी। क्षैतिज पंक्तियां या पंक्तियां टोटल कितनी थी पंक्तियां? ये तो जो ये क्षैतिज पंक्तियां थी वो टोटल कितनी थी? क्षैतिज पंक्तियां टोटल कितनी थी भाई? ये तो ये 6 थी। इनको भी बाद में क्या किया? बांटा। ठीक है, बाद में इनको भी पुनः बांट दिया गया। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है।
6 तो 37 पंक्तियां थी, और जिनको अपन 37 पंक्तियों को क्या कहते हैं ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये मैं आपको बता देता हूँ। उनको क्या कहते हैं, तो इनको तो कहते हैं वर्ग या समूह, और इनको क्या कहते हैं, आवर्त। क्या कहते हैं, आवर्त। और कितने आवर्त थे, 6। क्या थे, 6 आवर्त। तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा दें इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त थे। वर्ग तो थे 8 और आवर्त कितने थे, 6। इस प्रकार की जो लाइनें होती, इस प्रकार की आवर्त सारणी में ये थी कितनी, 8, इनको क्या कहते हैं, वर्ग। और इस प्रकार की जो लाइनें होती है उनको क्या कहते हैं भाई, इनको क्या कहते हैं, आवर्त। कितने थे आवर्त, 6 आवर्त थे। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और याद करना है, आपको आना भी चाहिए ये। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे इसमें इनकी और क्या कमियां रही और क्या उपलब्धियां रही। तो इनकी जो उपलब्धि रही, उपलब्धियां, तो उनकी उपलब्धियां क्या रही। उसके अलावा एक अपन यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि इन उत्कृष्ट गैसें या फिर कहें अक्रिय गैसें ज्ञात नहीं थी, बाद में इनको शून्य ग्रुप रखकर क्या किया गया, अलग स्थान दिया गया, शून्य समूह रखा गया। उपलब्धियां क्या रही इनके बारे में अपन बात करें, इनकी विशेष उपलब्धि यह रही, इन्होंने सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए अलग अलग लिखा रहा हूं। रिक्त स्थान छोड़े जिन्हें क्रमशः एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम वह क्या नाम दिया, एका सिलिकॉन नाम दिया, एका सिलिकॉन नाम दिया, ये नाम दिया एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और इनके जो गुणधर्म थे उनके भविष्यवाणी की, इनके गुणधर्मों के बारे में भी भविष्यवाणी की कि यहाँ पे इस प्रकार के रिक्त स्थान पे कुछ नए तत्व आएंगे तथा गुणधर्मों की भविष्यवाणी की, जो कुछ समय बाद क्रमशः 3 तत्व नए भरे गए। कौन कौन से थे उनके बारे में बात करते हैं। तो वो थे क्रमशः स्कैंडियम और कौन से थे, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो ये तीनों तत्व थे, स्कैंडियम था और गैलियम और जर्मेनियम। प्राप्त हुए और वो किन के अनुसार, जो मेंडलीव ने बताए उन गुणधर्मों के क्या थे, समान थे। तो एग्जाम की व्यू से ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पूछेंगे कि दमयंती मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में जो रिक्त स्थान छोड़े उनको क्या नाम दिया, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन नाम दिया गया, जो बाद में किन नाम से भर गए, कौन से तत्वों से भरे। तो आपको ये ध्यान रखना कौन कौन से हैं, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, इनसे वो भर गए। तो ये इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सटीक की थी, इसलिए इनकी महान उपलब्धि थी। लेकिन इनकी कुछ कमियां भी रही, उसके बारे में भी बात करते हैं, इनकी क्या कमी रही। तो इनकी भी कमियां रही। सबसे बड़ी कमी, इंपॉर्टेंट कमी, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन्होंने क्या किया, आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है, परमाणु क्रमांक तो कितना होता है 53, लेकिन इनका परमाणु भार की अपन बात करेंगे। परमाणु भार, आयोडीन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, वो होता है भाई 126.9। कितना होता है, 126.9 होता है। और जो टेलुरियम होता है, उस टेलुरियम का परमाणु भार होता है वो होता है कितना, 127.6। कितना होता है, 127.6। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में क्या किया, टेलुरियम को पहले रख दिया, आयोडीन को क्या कर रख दिया बाद में। लेकिन इन्होंने जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में दिया, तो परमाणु भार तो पहले 126 आता है, 127 बाद में आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले आयोडीन आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, टेलुरियम आना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी में टेलुरियम को पहले रखा, आयोडीन को बाद में रखा। ये इनकी क्या रही, बहुत बड़ी कमी रही। दूसरी कमी क्या रही कि जो
समान गुणों वाले तत्व थे वो अलग अलग वर्गों में क्या हो गए, व्यवस्थित किए गए इनकी सारणी में, और जो भिन्न भिन्न तत्वों के जो भिन्न भिन्न गुणों के तत्व थे वो एक ही वर्ग में क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। ये भी बड़ी कमी रही। उसके अलावा और भी इनकी कमियां रही कि इन्होंने समस्थानिकों के बारे में भी नहीं बताया। तो ये इनकी क्या रही, 3-4 कमियां रही। बड़ी कमी ये ध्यान रखना है कि कुछ तत्व ऐसे थे उनका जो परमाणु भार का बढ़ता क्रम था उसका उल्लंघन हुआ। परमाणु भार के बढ़ते क्रम का क्या हुआ, उल्लंघन, क्योंकि उन्होंने क्या किया, टेलुरियम के क्या रखा, आयोडीन को टेलुरियम के बाद में रखा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आयोडीन पहले आता है, टेलुरियम बाद में आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल इस वीडियो के नोट्स बनाइए आप और समझने का प्रयास कीजिए। जब ये समझ में आएगा और साथ साथ में अगर आपको तत्व याद नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप 30 से 40 तक तत्व याद कर दें। तत्व याद होगा तो ही काम चलेगा। केमिस्ट्री में 5-6 पार्ट ऐसे आएंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है आप घर पे 30-40 तत्व याद कर दें। आपने पिछली कक्षाओं में 20-30 तो याद होंगे, कुछ और याद करें आप, तब आपको ये आएगा। तो नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं इसके बारे में, तो वो देखें आप, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां। तो अभी आपने कमियां एक तो पढ़ ली। पहली कमी कौन सी थी, वो ये थी कि आयोडीन जो कि उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आयोडीन का परमाणु भार 126.9 कितना होता है, 126.9 को टेलुरियम परमाणु भार कितना 127.6 के बाद रखा। अर्थात परमाणु भार के बढ़ते क्रम का क्या हुआ, उल्लंघन हुआ। एक तो ये कमी रही। दूसरी कमी कौन सी रही, मैंने आपको बताया था दूसरी कमी कौन सी रही कि कुछ जो समान गुणों के तत्व थे उनको क्या कर दिया, अलग अलग वर्गों में रखा। तो समान गुणों के तत्वों को, समान गुणों के तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा। ठीक है, तो भिन्न भिन्न वर्गों में रखा। फिर तीसरी बात ये रही इनको कि समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया। समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया। तो आवर्त सारणी में समस्थानिकों को भी कोई स्थान नहीं दिया। देखो ये पिछली क्लास में बिल्कुल आपने, कुछ जनों को ये डाउट था कि समस्थानिक क्या होते हैं। पिछली क्लास में आप पढ़ के आए थे समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं, आइसोटॉप और आइसोबार। समस्थानिक का मतलब कि उनका स्थान यानी परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो हमने कार्बन के समस्थानिक पढ़े थे, कार्बन 12, कार्बन के अपन पढ़ा था कार्बन 13 और कार्बन 14। ऐसे इनके देखो परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, भार हमेशा कहाँ होता है, सिर पे। तो ये ऊपर लिखा मैंने आपको कि परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। तो समस्थानिक यानी इनका नीचे के स्थान, पैरों का स्थान क्या है, समान, और भार क्या है, भिन्न भिन्न। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। लेकिन आपसे पूछ ले समभारिक किसे कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक उनमें भिन्न भिन्न होता है, परमाणु भार समान होता है, वो समभारिक। समभारिक का मतलब भार समान यानी परमाणु भार समान। समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक या आइसोटॉप कहते हैं। पिछली क्लासों में ये पढ़ के आए थे आप। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको पढ़ना है। 3 सारणियां हमने पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी इसके बारे में बात करते हैं वापस। सबसे पहले डोब्राइनर का त्रिक पढ़ा। उन्होंने भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया 1829 में। ठीक है, और 3 तत्वों के जोड़े बनाए और उन्हें क्या कहते थे, त्रिक कहते थे। वो असफल क्यों रहे, क्योंकि 3 त्रिक ही दे पाए। उसके बाद में कौन आए, उसके बाद में अलेक्जेंडर न्यूलैंड यानी अष्टक नियम दिया उन्होंने और बताया कि पहले तत्व के गुण प्रत्येक क्या 8 तत्व के क्या होते हैं, गुण समान होते हैं। और उन्होंने अपने इस नियम की तुलना किससे की, तत्वों के गुणों की संगीत के स्वर से की। बोले कि पहला संगीत का स्वर और 8वां क्या होता है, समान होता है। वो कैसे दिया उन्होंने भी परमाणु के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर ये क्या किया, उन्होंने वर्गीकृत करने का प्रयास किया। और उसके बाद में कौन आए, दमयंती मेंडलीव आए थे। मेंडलीव ने भी बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर किया।
लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ तत्वों के क्या थे, गुणधर्म भी समान थे, तो उन्होंने आवर्ती फलन के बारे में बताया और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी बनाई। तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, दमयंती मेंडलीव को। सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था, तो वो किसने किया था भाई, डॉबराइनर ने। क्वेश्चन पूछ ले भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया, तो डॉबराइनर ने। ठीक है, फिर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछ ले, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और कितने वर्ग व क्या आवर्त थे, तो टोटल वर्ग तो कितने थे, 8, और आपको आवर्त पूछ ले तो कितने, 7 आवर्त थे। तो बिल्कुल आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इनमें से जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया कि ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां जहां आए हैं वो बिल्कुल आप याद कर लीजिए, एग्जाम की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष बड़ा क्वेश्चन इनमें से सिर्फ डॉबराइनर का ट्रिक आपसे पूछा जा सकता है, समझाइए। बाकी वाले ये छोटे छोटे इनमें से क्वेश्चन आने के पूरे आसार रहेंगे। तो आई होप ये जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल आपको आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब चैप्टर खत्म होगा तो अपन ये क्वेश्चन वापस आपको कराएंगे, तो बिल्कुल आप उस समय जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर देने की ये प्रयास करें। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर नए वीडियो के साथ में आपसे मिलूंगा, हाजिर होऊंगा। तब तक के आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आपका आभार। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।